हमारा फिजियोलॉजी का लास्ट लेक्चर है आज का। तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। पिछले में मैंने बात करी थी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ग्राफ वगैरह उतना ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग ऐसा ही बनता है। थोड़ा सा बेसिक मॉड कर्व ज़्यादा उसमें होता नहीं, पैराबोला टाइप ऐसा कर्व बन जाता है, इसलिए मैंने उसको बनाया नहीं। मेन चीज़ उसमें जैसे जो फंक्शनल एरिया है बिल्कुल छोटा सा रहता है इसमें, कितना 45 से लेकर 40 के बीच में, और ज़्यादा ऐसा है नहीं। मेन बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कम ट्रांसपोर्टेशन के कंपोनेंट की, एक तो सिंपल सी बात है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे मेन रूप से ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका हाइड वो गए थे बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। बाइकार्बोनेट आयन कैसे बनते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो हमारे जो आरबीसी है उस पर सिंपल सी वाटर प्रेजेंट होता है। तो जब ऑक्सीजन हमारा वाटर से मतलब जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वाटर से कॉन्टेक्ट में आता है तो वो बनाता है कार्बोनिक एनहाइड कार्बोनिक एसिड बनाता है, किसकी सहायता से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सहायता से, जो कि इमीडिएटली डिसोसिएशन हो जाता है किसमें, इस तरीके से हमारे H प्लस आयन और हमारे सिंपल सी बात है जो बाइकार्बोनेट आयन में H प्लस आयन हो सकता है कि या तो ऑक्सीजन में भी रुक जाए, या फिर सिंपल आरबीसी के अंदर ही रुक जाए, या फिर हो सकता है प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाए। मेन जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो रहता है कार्बन बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर बना रहता है। क्योंकि जब जब मेन इस जगह होती है जहाँ पे मेन रूप से ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो वहाँ आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में आता है। और सिंपल सी बात है, आरबीसी से निकल के जब प्लाज्मा में आ रहा है बाइकार्बोनेट आयन, तो सिंपल सी बात है कार्बन न्यूट्रलिटी भी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो आयन है वो तो कार्बन न्यूट्रलिटी उसके आधार पर कुछ अपने पास होते, कुछ सिंपल सी बात है एक्सक्रीट कर देती है। तो कार्बन न्यूट्रलिटी को आयन न्यूट्रलिटी को बनाते रहने के लिए क्या होता है कि जो सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर जाता है, तो उसकी जगह जो क्लोराइड आयन होता है वो इधर आरबीसी के अंदर ट्रांसपोर्ट होने का काम होता है। और जो इस इफेक्ट को हम कहते हैं, एक इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं हेल्थेन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इस तरीके से कार्बन जो बाइकार्बोनेट आयन होता है इस तरीके से वो बाहर प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, उसको जो आयन बैलेंस को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट, इससे वो कहते हैं इसे क्लोराइड शिफ्ट भी कहते थे, क्लोराइड शिफ्ट ही कहते हैं मेन तो। और उसके अलावा हेम्बर्गर फिनोमिना भी कहते हैं, कुछ जगह लगा हुआ है। मेन उससे जानेगा क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं कि जो आयन न्यूट्रलिटी बनाने के लिए जो सिंपल बाइकार्बोनेट आयन यदि आरबीसी के प्लाज्मा में जा रहा है, अब वो कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिंपल आता है हमारा एल्वियम में जाए में, तो एल्वियम ही होता है काम। बाकी हो सकता है कि ये सिंपल सी बात है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस हो रखी है, जैसे मान लीजिए एल्कोलोसिस हो रखी है, सिंपल सी बात है, तो वो चाहेगा नहीं कि वो हमारा जो जो सिंपल सी बात है जो इतनी किडनी है वो चाहेगी CO2 के कंसनट्रेशन बढ़े, इतनी रेस्पिरेटरी को सिग्नल देगी CO2 कंसनट्रेशन बढ़ाओ, तो वो उसके ट्रांसपोर्टेशन को कम करेंगे, जैसे बाइकार्बोनेट आयन को बढ़ाएंगे इस तरीके से, जिसके कारण क्या होगा, इस तरीके से ये चीज़ होगी। अब ये चीज़ आप समझ चुके हैं। उसके अलावा मैं बात चलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस चलो, उसके अलावा मान के चलना था, एक तो ये बेटर है 70% ट्रांसपोर्टेशन इसके आधार पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस का कॉन्सेप्ट हम बाद में इसको करेंगे, वो तो यार वास्ट कॉन्सेप्ट है। मेन दूसरा जो हमारा रहता है, तो बारगानोट आयन के बारे में पता लगे, बारगानोट आयन क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्लोराइड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट ये ज़्यादातर आपने चीज़ें तो पढ़ ली होंगी, वैसे 11वीं में कुछ तो नहीं पढ़ी हुई कि ज़्यादा जैसे मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं उसमें आती है, NCERT में तो नहीं होती। ये सारे सारे कॉन्सेप्ट बाकी बहुत नॉर्मल है, ऐसे कुछ का खासकर कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं है, यहीं पे आप पढ़ेंगे उसके बाद तो आप नहीं पढ़ेंगे नहीं इनका कॉन्सेप्ट को। तो उसके अलावा उसके बारे में बात हुई। और दूसरा जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम आता है वो सिंपल सी बात है, सीधे कार्बन और हीमोग्लोबिन से जुड़ के बना लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन के ऊपर जो वाटर प्रेजेंट था उस पे, या हीमोग्लोबिन के ऊपर का जो आरबीसी के ऊपर वाटर प्रेजेंट था उससे कंबाइनेशन करके बना लिया। एक जो आरबीसी पे हीमोग्लोबिन था उससे हीमोग्लोबिन से डायरेक्ट जुड़ गई, तो हीमोग्लोबिन से डायरेक्ट जुड़ के बन गया, बना लिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लिए, जो कि सिंपल सी बात है 30% ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होता है इस तरीके से। और बचा कुचा तो प्लाज्मा का रहता है, जो कि सिंपल सी बात है ऑक्सीजन जितना तो मतलब कम नहीं है, 3% तो नहीं है, लेकिन 7% के आसपास ट्रांसपोर्टेशन कर देता है, जो कि 0.3 ml है, जो कि सिंपल सी बात है टोटल 4 ml ट्रांसपोर्ट हो रहा था, उसके हिसाब से तो ज़्यादा ही है, तो वो शायद 5-6 ml तक क्या हो रहा है, ये चीज़ है। तो इसलिए वो है, ये चीज़ ध्यान रखना कि कितना ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे इसमें मैंने बताया था 5 ml का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, इसमें होता है हमारा इस तरीके से कितना
ये होता है हमारा जैसे बोलते थे 4 ml का। 4 ml कैसे होता है, जो डिसोसिएशन कर्व जैसे आप देख लेना, तो कुछ खास सुनने लायक है नहीं, कोई मैं राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट वगैरह कुछ पूछता नहीं है उसका, इसलिए मैंने वो समझा नहीं रहा उसको। तो उसमें देख लेना वो नॉर्मल नीचे जो फंक्शन गियर है उसमें जो हमारे आर्टीरियल लेवल पे जो CO2 का प्रेशर होता है वो रहता है हमारे इधर 40, और जो वीनस ब्लड पे होता है 45। तो 45 से लेकर जो 40 तक का चेंज आता है। जैसे टिश्यू से यदि जैसे हम उल्टा चल रहे हैं, वीनस से हम आर्टरी की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है, बस इतनी बढ़ती है कि सिंपल सी बात है कि हम आर्टरी में यदि मान के चले सिंपल सी बात है 40 है तो बढ़ के 45 तक पहुँच जाएगा, और ज़्यादा कुछ खास इसके पार्शियल प्रेशर में चेंज आता नहीं है, जैसे खाली। लेकिन वहाँ के डिसोसिएशन कर्व के हिसाब से उसमें भी 4 ml ऐड हो जाता है। तो ये चीज़ आप समझ रखे हैं कि इस तरीके से 5 ml ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का जब हम साँस लेते हैं, और 4 ml है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यानी कि ये तरीके समान नहीं है। हिटर हम चीज़ें सोचते हैं कि चीज़ें जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम जितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो ये कॉन्सेप्ट समान नहीं है। हालाँकि काफ़ी हद तक जैसे एनवायरमेंटल लेवल पे जितना अंतर था उस हिसाब से तो काफ़ी हद तक चीज़ें समान है, ये चीज़ें। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम खाली ऑक्सीजन ले रहे हैं और खाली कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी सारी ऑक्सीजन भी आती है, डेड स्पेस में होता होगा आपको। तो ये चीज़ होती है। तो मेन चीज़ ध्यान दें, 5 ml जो ऑक्सीजन होती है अंदर आती है, और 4 ml है वो बाहर जाती है। ये है मेन कॉन्सेप्ट इसका। उसके अलावा बात करें चले तीनों मैंने पाथवे के बारे में बात करें, वो 7% 6-7% का आया था। मेन रूप से कार्बनिक एनहाइड्रेट के बारे में बता दी, और उसके बारे में बता दी मैंने इसके हीमोग्लोबिन वो कहते हैं वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, जिसमें क्लोराइड शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। उसके अलावा मेन जो चीज़ आती है वो आता है हमारा हेल्थ इफेक्ट। जो मैंने पिछला लेक्चर था उसमें मैंने बोर इफेक्ट के बारे में चर्चा करी थी। बोर इफेक्ट का क्या था? बोर इफेक्ट जो मेन जो हमें बताता है वो बताता है इस तरीके से, जो तेरे शरीर के अंदर जो हो रहा है प्रक्रिया, शरीर के अंदर प्रक्रिया में क्या हो रहा है, इस तरीके से ऑक्सीजन डिसोसिएशन के बारे में बता रहा है कि यदि सिंपल सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सिंपल सी बात है शरीर के अंदर बढ़ेगी, मान के चला हाइपोवेंटिलेशन हो गया, शरीर किसी कारण से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा। जैसे मैंने सिंपल सी बात है उसमें कॉन्सेप्ट में बताया था कि यदि सिंपल सी बात है बाहर के लेवल पे यदि कंसंट्रेशन कम होगी तो आर्टरी जो हमारा वीनस ब्लड है उसमें भी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो और भी कम मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो डिसोसिएशन बढ़ा देता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होने, क्योंकि सिंपल सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड क्लियरेंस ज़्यादा हो रही है तो अपने लेवल पे टोटल जो CO2 की मात्रा हो रही है बढ़ रही है। ये चीज़ है। हालाँकि इंटर रिलेशन का ज़रूर रहता है, लेकिन ये एक तरीके से फैक्टर में के रूप में ही काम करते हैं, छोटे-मोटे इंटर रिलेशन होता है। कभी भी आप ये मत सोच लेना कि ऑक्सीजन आपकी CO2 कब कन्वर्ट होके चली जाती है, पहले-पहले बच्चे सोचा करते थे। हाँ, इतना तो नहीं सोचते होंगे आप। तो ये चीज़ है, इसलिए जो इफ़ेक्ट उसका डाल देती है तो इसका एक दूसरे पे इफ़ेक्ट आता है। तो उसमें बोर इफ़ेक्ट में मैं चर्चा करी थी कि जो शरीर के अंदर हमारा यदि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा हो रही है तो फिर ऑक्सीजन की एफिनिटी है वो रिड्यूस कर जाएगी, और ऑक्सीजन ज़्यादा डिलीवर होगी हमारे टिश्यूज़ को। उतना चिपका नहीं रहेगा वीनस ब्लड में ऑक्सीजन। वीनस ब्लड में जो ऑक्सीजन पार्टिसिपेशन वो इतने से कम हो जाएगा। ये चीज़ है। अब ये चीज़ हमारे हेल्थ एंड इफेक्ट में आती है। हेल्थ एंड इफेक्ट में क्या होता है कि एक तरीके से जो मेन जब वो हमारा ब्लड पहुँचता है, सिंपल जाता है एल्वेलाई, तो हीमोग्लोबिन रहता है जो हमारा, वो उसका मेन काम क्या है, हीमोग्लोबिन का एक तरीके से क्या ट्रांसपोर्ट करना है हमारा, एक तरीके से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ये चीज़, तो ऑक्सीजन को जब भी ट्रांसपोर्ट करने का मेन काम है, तो उसके दूसरे इफेक्ट में हमको कार्बन डाइऑक्साइड वाले ट्रांसपोर्टेशन वाले फैक्टर देखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें सिंपल सी बात है, हमने देखा था कि जो वो है जैसे उसका वो आरबीसी से चिपक के नहीं आ रहे थे बाइकार्बोनेट नाइट्रोजन, तो और कार्बोनेट है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो मैं तो कार्बोनेट ऐसे चिपक के ही आ रहा है हीमोग्लोबिन से। ये दो मेन फैक्टर के बारे में चर्चा करें तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है हीमोग्लोबिन से तो वो उसको थोड़ा-सा ज़्यादा एसिडिक बना देता है। यदि सिंपल सी बात है आरबीसी थोड़ी-सी ज़्यादा एसिडिक हो गई तो क्या होगा? तो आरबीसी जो यदि ज़्यादा एसिडिक हो गई तो सिंपल सी बात है जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है वो भी एक एसिडिक सॉल्यूशन है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है मेन उसको ऑक्सीजन रिटेन करने की ज़िम्मेदारी है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उससे कुछ खास एफिनिटी रहती नहीं है हीमोग्लोबिन में। मेन एफिनिटी रहती है हमारे सिंपल सी बात है ऑक्सीजन के लिए। और उसके अलावा क्या होगा, सिंपल सी बात है जो एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ेगा तो जिसके कारण क्या होगा, एक तरीके से जो H+ आयन है जो कि सिंपल सी बात है आरबीसी के अंदर रखे रहते हैं, कुछ बाहर निकाल देते हैं उसमें, वो उसको ज़्यादा मात्रा में बाहर निकालेगा क्योंकि अब वो ज़्यादा एसिडिक होगी। अब ज़्यादा एसिडिक होगी, H+ आयन बाहर निकाल लिए, तो जो बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में था, जो उपस्थित था इधर एल्वेलाई प्लाज्मा में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वो कंबाइन करेगा किसी H+ आयन से, ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइन करेगा, क्योंकि वैसे तो शायद घूम के भी आ जा रहा था काफ़ी हद तक चीज़ें।
तो सिंपल सी बात है, बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइन करें, जैसे H2 और CO2 ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी और CO2 ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट भी होगा। इससे ये चीज़ पता लग रही है कि ऑक्सीजनेशन होता है हीमोग्लोबिन का, वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेशन होना हीमोग्लोबिन का एक तरीके से CO2 के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। ये चीज़ है। एक तो हमने बॉडी फैट समझ रहे थे, उसके एक्स्ट्रा बोलते में हमने वो हेल्दी फैट समझ लिया। ये चीज़ इसको लेके बहुत सा डायग्राम सा आ जाता है काफ़ी बार, मैं दिखाऊँ तो दिखा देता हूँ। ये होता है हमारा डायग्राम, देख लीजिए चाहे तो। इसमें ये जो होता है कि हमारे जो PSU और CO2 की कंसंट्रेशन थी, चाहे आप उसका भी देख लीजिए, उसका डायग्राम हमारा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाले डिसोसिएशन कर्व का डायग्राम देख सकते हैं आप काफ़ी हद तक। तो इसके कारण ऐसे ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। काफ़ी छोटा लेक्चर था, ज़्यादा कुछ खास टॉपिक पे क्वेश्चन आते नहीं। मेन उससे हेल्दी एंड इफेक्ट के बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, एक एक 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कुछ आता नहीं ज़्यादा, इसकी कुछ आगे चल के इम्पोर्टेंस भी नहीं है। तो आप एक बार में पढ़ लीजिए, एक बार में आप ख़त्म कर दिए टॉपिक को, तो बार बार पढ़ने लायक टॉपिक है नहीं है ये।